आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय राजनीतिक चिंतन को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। जैसे प्रथम भाग में हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। दूसरे भाग में हम मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत शुक्राचार्य और उसकी शुक्रनीति सार, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक तरह से टीका है, उसका अध्ययन करेंगे। और अंत में हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पंडित राजाराम मोहन राय से स्टार्ट करेंगे और आधुनिक काल के महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नायकर, अंबेडकर, एम.एन. रॉय, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और लाला लाजपत राय, बीजी तिलक, विपिन चंद्रपाल, श्री अरविंद घोष आदि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक, तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में पाश्चात्य विद्वानों जैसे मैक्स मुलर, ब्लूमफील्ड और डनिंग ने यह एक भ्रांत धारणा विकसित कर दी थी उस समय कि भारतीय हिंदू साहित्य में संदिग्ध आदर्शवाद, अव्यावहारिक रहस्यवाद और पारलौकिक मूर्खतापूर्ण बातों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। परंतु जैसे जैसे अध्ययन किया गया, 1784 में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी और उसके विभिन्न विद्वानों द्वारा तो सामने आया कि भारतीय राजनीतिक चिंतन भी राजनीतिक चिंतनों से परिपूर्ण है। जैसे प्रोफेसर मैक्सी का कथन है, पाश्चात्य व्याख्याकारों के हाथों यदि पूर्वी व्यक्तियों के राजनीतिक विचारों के साथ सर्वाधिक दुर्व्यवहार हुआ, तो प्राचीन हिंदू राजनीतिक चिंतनों के साथ भारतीयों को इस प्रकार दिखाया गया कि वे अंतर्निहित रूप से राजनीतिक उत्तरदायित्व के लिए सर्वथा अयोग्य थे। इसके साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत का राजनीतिक इतिहास यूरोपीय राजनीतिक इतिहास से प्राचीन है। भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की परंपरा से भी अधिक पुरानी है। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और बौद्ध साहित्य का चिंतन हमारे राजनीतिक चिंतन के आधार है। इन्हीं चिंतनों ने अनेक राजनीतिक अवधारणाओं से परिचित भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों को कराया। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन निम्न तत्वों का वर्णन करता है। सबसे पहला, राज्य से साम्राज्य तक के विचार। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन राज्य से प्रारंभ होकर साम्राज्य के निर्माण तक का वर्णन करता है, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र। दूसरा, शक्ति से युद्ध तक की समस्याओं का वर्णन करना। भारतीय राजनीतिक चिंतन शक्ति और युद्ध की समस्याओं का प्रमुखता से वर्णन करता है, जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की सातगुणी नीति, जो वैदेशिक संबंधों के निर्धारण की एक आधार थी। तीसरा है राजतंत्र एवं गणतंत्र प्रणालियों का प्रयोजन, क्योंकि प्राचीन भारतीय राजनीति के अंतर्गत राजतंत्र और गणतंत्र दोनों समान रूप से विद्यमान थे। चौथा है राजनीति को धर्म के परे आध्यात्मिकता की सीमा तक ले जाना। और पांचवा है राजनीतिक जीवन में मनुष्यों के जीवन के संपूर्ण पहलुओं का वर्णन करना। ये तो हमने जाना प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन किन किन तत्वों का अध्ययन करता है या वर्णन करता है। अब हम जानते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करने के हमारे पास क्या क्या स्रोत है। तो स्रोतों की बात की जाए तो सबसे पहले हम लेंगे श्रुति, जो सुनाया जाए, या स्मृति, जो याद रखा जाए। इसके अतिरिक्त विदेशी यात्रियों का वर्णन, धर्म ग्रंथों को और लौकिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे श्रुति के अंतर्गत हम ऋषि परंपराओं से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो संचरित ज्ञान होता था, जो प्रमुखता से श्रवण के द्वारा यानी कि सुनकर याद रखा जाता था या सुनकर पाया जाता था, जिसके अंतर्गत हम 4 वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
और दूसरे टाइप में हम देखेंगे स्मृति साहित्य को। स्मृति साहित्य का मतलब होता है जो सुनकर याद रखा जाए। इनके संकलन कोई किसी भी विशेष ऋषि द्वारा किए गए हैं, जैसे कि मनुस्मृति मनु के द्वारा, याज्ञवल्क्य की स्मृति याज्ञवल्क्य के द्वारा, पाराशर स्मृति पाराशर के द्वारा। इन स्मृति साहित्यों को हम धर्मशास्त्र या विधि शास्त्र भी कहते हैं, जो धार्मिक कानूनों का वर्णन करते थे। इसके अतिरिक्त हम तीसरा प्रकार विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों हम मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग आदि का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मेगास्थनीज का इंडिका का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि जो मगध काल यानी कि खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के समय की शासन प्रणाली क्या थी, इस बारे में जान सकते हैं। चौथा प्रकार है धर्म ग्रंथ, जिसमें हम रामायण, महाभारत, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ आदि का अध्ययन कर सकते हैं। पुराणों में 18 पुराण होते हैं। महाभारत का शांति पर्व काफी महत्वपूर्ण है। और लौकिक ग्रंथों यानी कि पांचवें प्रकार लौकिक ग्रंथों में हम अर्थशास्त्र और बौद्ध चिंतन को रख सकते हैं। अब हमने जान लिया कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के स्रोत क्या क्या है। अब जानते हैं कि प्राचीन भारत में राजदर्शन किन किन नामों से जाना जाता था, जैसे राजधर्म, दंड नीति वगैरह वगैरह। तो जो दंड नीति थी वो प्रशासन का शास्त्र कहलाती थी। मनु, बृहस्पति, शुक्राचार्य व कौटिल्य ने 4 विधाओं में एक दंड नीति को भी माना है, और दंड नीति सर्वोच्च साइंस मानी गई है। जैसे मनु का कथन भी है कि जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो दंड जागता रहता है और उनकी रक्षा करता है। अब हम जान लेते हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की क्या क्या विशेषताएं थी। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं में सबसे पहले देखते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था। चिंतन मुख्यतः विवरणात्मक था, वह उपदेशात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया था, परंतु कैसा था, आध्यात्मिकता की ओर झुका हुआ था। दूसरी बात हम इसमें कर सकते हैं, राजा के कर्तव्यों, प्रशासन की कला, विभिन्न व्यवसायों के नियंत्रण, अपराध, दंड, कराधान नियम, कूटनीति के उपाय और राज्य शिल्प के मूल तत्वों का विशेष वर्णन किया गया था। और तीसरा बिंदु हम इसमें देख सकते हैं विशेषताओं में, राजनीतिक सिद्धांतों का विकास धर्म के अंग के रूप में हुआ था, उससे पृथक नहीं। यानी कि धर्म और राजनीति एक दूसरे से मिले हुए माने जाते थे। अतः राजनीति एवं धर्म पृथक नहीं किए गए। धर्म के प्रवेश से यह नीति शास्त्र भी कहलाया। चौथा हम देख सकते हैं, राज्य सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी संस्था है, अतः अराजकतावादी विचारों का प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में अभाव सा था। जीवन के तीनों लक्ष्य अर्थ, धर्म, काम प्राप्ति में सहायक होता था राज्य। पांचवा बिंदु हम देख सकते हैं, राज्य का उद्देश्य धर्म पालन करवाना। और छठवा है, राजतंत्र प्रमुख शासन प्रणाली, किंतु गणतंत्र भी मौजूद थे उस समय। गणतंत्र भी प्रमुख शासन प्रणाली मानी जाती थी, परंतु राजतंत्र के कम तक, यानी कि राजतंत्र को सर्वप्रमुख माना जाता था और उन्हें ही महत्व दिया जाता था। सातवां बिंदु है, प्राचीन राजदर्शन आदर्शवादी न होकर व्यवहारिक था। जैसा कि ब्लूमफील्ड डनिंग का आरोप था कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन आदर्शवाद, कोरे आदर्शवाद से परे कुछ नहीं था, परंतु वास्तविकता में देखें तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन आदर्शवादी न होकर व्यवहारिक था। और अगला बिंदु हम देख सकते हैं, अध्ययन केंद्र बिंदु राजनीतिक संस्थाएं थी, न कि विचार। और नौवा बिंदु हम देखते हैं, दंड नीति का सर्वोपरि महत्व था और न्याय एक सर्वप्रमुख धारणा थी। इस तरह से हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को
देख चुके हैं।